की। और ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि ग्लोबली सिनेरियो जो है वो अभी भी इन्फ्लेशन से जूझने का है, लेकिन जहाँ तक भारत की बात आती है तो हमारे पास इसका एक लंबा अनुभव रहा है हायर इन्फ्लेशन के साथ डील करने के हिसाब से। सो ये एक एक्सपीरियंस जो है वो हमें काम आ रहा है और हम थोड़ा सा एडवांस में मैच्योर होने लग गए हैं इन्फ्लेशन के पीक होने के हिसाब से, ये दिख भी रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम शुरुआती बातचीत यहाँ से ही करते हैं कि जिस तरह से एक एक्सपीरियंस जो रहा है भारत का वो बहुत काम आ रहा है। भारत यूएस और ब्रिटेन जैसे देशों से बहुत अच्छे से, उनकी कंपैरिजन में बहुत अच्छे से हम डील कर रहे हैं। और अभी हमने देखा भी कि यूके के जीडीपी से तो हम आगे भी निकल चुके हैं। सो सारे फ्रंट पर बहुत अच्छे न्यूज़ हम देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप भारतीय इकोनॉमी को, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को? यहाँ से शुरुआत करें सुनील जी। देखिए, इन्फ्लेशन में क्या है कि जहाँ पे एडवांस देशों जैसे अमेरिका यूरोप की बात है ना, तो एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, उनकी इकोनॉमी एक डिमांड लेड इकोनॉमी होती है। तो डिमांड, उनका पर कैपिटल इनकम हमारे देश से कई गुना ज़्यादा है। जैसे इंडिया के $2000 के करीब है, उनके $60,000 के करीब है। तो एक इकोनॉमी जब डिमांड ड्रिवन होता है उधर नो, तो क्या होता है कि एक सप्लाई का क्राइसिस आता है ना। मगर जैसे पहले कोविड का आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर का आया, तो उस क्राइसिस को सॉल्व तो कर नहीं सकते, मगर वो खाली इन्फ्लेशन को टैकल करते हैं डिमांड को गिरा के। तो इसलिए वहाँ पे 1.5% से जब 8.5-9% तक इन्फ्लेशन चली गई, तो उतना तक उनको डिमांड को घटाने की एक प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। इसलिए इतना रेट हाइक और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात हो रही थी। बट इंडिया एक सप्लाई ड्रिवन देश है। सप्लाई ड्रिवन माने देखिए, हमारा करीबन आधा सीपीआई फूड के कारण है और 10-15% ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल के कारण। तो ये सप्लाई साइड फैक्टर्स होते हैं। तो हमारे देश में कई साल से ये 6 से 7.5 का एक इन्फ्लेशन चल रहा है। तो अब का जो 7.5 आपको सीपीआई दिख रहा है वो इतना भयंकर नहीं है, क्योंकि हमारे पास्ट में हमने ऐसा सिचुएशन देखा है। और एक सप्लाई इकोनॉमी के लिए ये इन्फ्लेशन जरूरी भी है, मैं कहूँगा, क्योंकि अगर सप्लाई को बढ़ाना है तो एक प्राइस इंक्रीज सामने दिखे, तभी एक इन्वेस्टर, कैपिटल इन्वेस्टर जो कारखाना लगाता है, वो तो कहता है, उसको एक दिलचस्पी आएगी इन्वेस्टमेंट करने में। तो दूसरी फर्स्ट चीज है, यूएस और अमेरिका इंडिया की इन्फ्लेशन में भले ही 1.5% का गैप हो, मगर इंडिया के लिए ये जरूरी है और एक डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। सेकेंड चीज, फूड का कंट्रीब्यूशन होने के कारण हमारे यहाँ पर जैसे ही नॉर्मल मानसून का ऐलान होता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स गिर जाते हैं। तो वही हालत हमारी चल रही है कि 7.5 की इन्फ्लेशन है, मगर जनवरी फरवरी मार्च में 5.8 का ऐलान किया है आरबीआई ने, यानी एक डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन सिनेरियो, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत सपोर्टिव हो सकती है, क्योंकि उतना रेट हाइक करने का भी जरूरत नहीं आएगा। तो ये मेरी बात है कि उधर का इन्फ्लेशन और इधर का इन्फ्लेशन में जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो इन्फ्लेशन आज चल रही है इंडिया में वो ठीक ठाक है और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सपोर्टिव मैं कहूँगा। वो एक चीज। सेकेंड चीज, आप देखिए कि जितना भी रेट हाइक जो आरबीआई ने किया है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए नहीं किया, क्योंकि सप्लाई साइड फैक्टर से रेट हाइक का कितना असर हो सकता है, और वो डिमांड को किल करना भी नहीं चाह रहे हैं ना। तो वो क्यों रेट हाइक कर रहे हैं? वो करेंसी को मैनेजमेंट करने के लिए कर रहे हैं। ये सेकंड अहम बात इंडिया के बारे में आप सोचिए कि हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रांग स्टांस अगेंस्ट रशिया के सैंक्शंस, और फिर भी हमने ऑयल तेल वहां से खरीदा, राइट। तो हमारे लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस मिला ऑयल के लिए। सेकंड, हमें डॉलर से बचत मिली क्योंकि हम रूबल में उसका सेटलमेंट कर रहे थे। आरबीआई ने अपना करेंसी का रिजर्व का भी भरपूर इस्तेमाल किया। तो करेंसी रिजर्व्स प्लस गवर्नमेंट का स्ट्रांग स्टांस प्लस इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को आरबीआई ने इस्तेमाल किया। और हमारी करेंसी आज देखिए, यूरो ऐसे देशों से, पाउंड से आज एक्चुअली अप्रिशिएटिंग सिनेरियो में है। भले ही रुपी 76 से 80 तक पहुंची है, लोग डर रहे हैं कि अरे इतना वीकन हो गया, मगर मेरे ख्याल में ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ये एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग है। इंडिया मिडिल ऑफ द इमर्जिंग मार्केट की पैक में है करेंसी की सिचुएशन। तो इसलिए, क्योंकि पाउंड डिप्रिशिएट हो रही है, इसलिए इंडिया का जीडीपी ये करेंसी का उतना डिप्रिशिएट ना होने के कारण यूके से आगे आज हमारी ओवरऑल जीडीपी बढ़ गई है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है देश के लिए, अपनी देश की ताकत बताती है। क्योंकि 2006 में हम 14वीं रैंक पे थे वर्ल्ड की जीडीपी की रैंक में, आज हम पहुंच रहे हैं 5वीं रैंक पर। अभी हमारे ऊपर है जापान और फ्रांस और जर्मनी और अमेरिका और चाइना। तो इनको अगले 10 साल में हम ओवरटेक कर सकते हैं अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, ये चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के थ्रू जो इंप्लीमेंट कर रही है, उस ग्रोथ से फ्यूचर
हम 2030 के अंदर शायद थर्ड रैंक जीडीपी साइज वाइज वर्ल्ड में जा सकते हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक फ्यूचर के लिए भी है। और जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन और करेंसी दोनों को हमने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। इसके अलावा भूलिए मत कि कोविड के क्राइसिस को भी इंडिया ने बहुत बढ़िया तरह से मैनेज किया था। तो ओवरऑल हमारे देश के लिए आप देखें तो इस कोविड वाले माहौल से हमने बहुत अपना सिचुएशन को इम्प्रूव करके आगे बढ़ने की आज एक स्थिति, एक रोड क्लियर दिख रहा है। अच्छा, करेंसी का आपने ऑलरेडी बात की, मैं वही बात करना चाह रहा था कि डॉलर इंडेक्स जैसे हम देखें कि 20 साल की ऊंचाइयों पर है, पर उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं मेजर, उन देशों को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, भारत को उतनी तकलीफ नहीं हो रही है। दूसरी जहाँ तक बात आती है, हमारे जो मेजर्स लिए गए गवर्नर साहब द्वारा, आप देखें अभी भी शायद ऐसी बातें हैं कि शायद दिसंबर तक और रेट हाइक्स जो है वो करके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाने की पूरी पूरी कोशिश कर दी जाए। हमारे जो भी मेजर कंसर्न्स हैं, जैसे क्रूड देखिए, क्रूड ऑलमोस्ट 100 के नीचे है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। इंपोर्ट में देखे डॉलर इंडेक्स के अलावा बाकी तो और कोई चीज़ें नहीं है जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो। सो एक तरीके से देखने जाएं तो मेटल के प्राइसेस कम होने लग गए, क्रूड सस्ता होने लगा, तो हमारे लिए तो ये पॉजिटिव बातें हो रही है। सो इन सब चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं बेसिकली? ये जो कहा आपने, कमोडिटी की प्राइस की गिरावट, जिसके अंदर मेटल्स का, और फूड इन्फ्लेशन जो बाहर दिख रहा है वो इंडिया में नहीं दिख रहा है क्योंकि मानसून अच्छी है। और हमने, गवर्नमेंट ने भी वीट एक्सपोर्ट, राइस एक्सपोर्ट को बैन करके, शुगर एक्सपोर्ट को बैन करके अपना लोकल प्राइसेस को कंट्रोल में रखा है, राइट। तो इसमें ये बात आपको सामने याद आती है कि एक डिक्लाइनिंग कमोडिटी प्राइस, क्योंकि इंडिया का एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, यानी हमारे इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो जैसे ही इंपोर्टेड चीज जो भी होते, चाहे वो तेल हो, चाहे वो मेटल्स हो, ये जब गिरते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए तीन तरफा इसमें बेनिफिट आता है। पहली बेनिफिट आती है स्टॉक मार्केट वाली कंपनियों को, क्योंकि उनको अपने इनपुट कॉस्ट, कमोडिटी रिलेटेड या ऑयल रिलेटेड इनपुट कॉस्ट कम होते हैं, तो उनकी मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू, देश के लिए अगर ये इंपोर्ट कम होता है तो एक तरफ करेंसी के ऊपर दबाव और दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट में ट्रांसलेट होता है। फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भी दबाव कम होगा तो गवर्नमेंट के पास उतना एक फासला आ जाएगा कि हम कैपेक्स के ऊपर उतना ज्यादा खर्चा कर पाए। वो सेकंड बेनिफिट। तीसरी बेनिफिट इसमें है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जब आती है तो एफआईआईज, जो कि हॉट मनी वाले कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म आउटलुक लेते हैं, तो इन्फ्लेशन जब कम होती है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, तो उसका बेनिफिट इंटरेस्ट रेट और कम करेंसी में दिखता है। तो उनके लिए भी क्या होता है कि इंडिया एक अच्छी मार्केट बन जाती है। अभी अक्टूबर लास्ट ईयर में जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ था, जून तक 2.5 लाख करोड़ एफपीआई ने पैसा बाहर निकाला। अब जुलाई से अब तक करीबन 60,000 करोड़ वापस आए, अभी करीबन 2 लाख करोड़ वापस आना बाकी है। और वो आसानी से आ सकता है क्योंकि ये पैसा कहाँ गया? थोड़ी बहुत पैसा गया था अमेरिकन डेट मार्केट में, क्योंकि उधर इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण अच्छे रिटर्न मिल रहे थे। मगर ज्यादातर पैसा गया कमोडिटी एक्सपोर्टिंग इमर्जिंग मार्केट्स को, जैसे ब्राजील की तरह। तो वहां से अभी रियलोकेशन, जब कमोडिटी की प्राइस गिरती है तो एफआईएस भी अपने कमोडिटी एक्सपोर्टर से कमोडिटी इंपोर्टिंग मार्केट जैसे इंडिया, वहां पे रियलोकेट करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी के लिए लोअर मार्जिन और लो इन्फ्लेशन का बेनिफिट, और स्टॉक मार्केट के लिए एफआई की फ्लोस की रिवर्सल, आगे आउटफ्लो अभी रिवर्सल स्ट्रांग हो गई तो मार्केट के लिए भरपूर सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमी और मार्केट दोनों के इंजन फायर हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। मैं कहूंगा अगले एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए हम एफआईएस का सपोर्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं, और जीडीपी ग्रोथ के अंदर कॉर्पोरेट कंपनीज के मार्जिन में भी एक सपोर्ट मिल सकता है, जो इस्तेमाल कर सकते हैं डिमांड को बूस्ट करने के लिए प्राइस कट के जरिए। सो ग्रोथ के लिए भी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या क्या सेक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए और भारतीय शेयर बाजार को लेकर जो है हम कैसे यहाँ से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इनकी भी बात कर लेते हैं सर। ये जैसे मैं कह रहा था कि इनपुट कॉस्ट का बेनिफिट आएगा, अभी इस क्वार्टर से आप मार्जिन में बेनिफिट देखेंगे, जहां पे भी ऑयल रिलेटेड या इंपोर्टेड कमोडिटीज रिलेटेड एक्सपोजर है। तो मेरे लिए ऑटो सेक्टर और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जिसके अंदर हाउसिंग, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये तीनों शामिल होते हैं, ये बेहतर सोचिए, क्योंकि 2 साल से एक समर वॉश आउट रहा है कोविड के कारण। अब इस समर में, आने वाले समर में आप देखेंगे बाउंस बैक, पेंट अप डिमांड का डिमांड आएगा,
दूसरी जो भी दबाव थी इन कंपनियों के ऊपर ऑयल के दाम के बढ़ने के कारण आज उनको राहत मिल रही है, क्योंकि प्राइस डिक्लाइनिंग में है, तो मार्जिन पे भी कुशन आएगा। और अगर वो डिस्काउंट देके सेल्स को बूस्ट करना चाहते हैं फेस्टिव सीजन में, उसके लिए भी ताकत होगी। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मेरी टॉप पिक होगी इस ऐसा सेक्टर प्ले। सेकंड पिक होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी जो अभी एक फिस्कल डेफिसिट में जीएसटी कलेक्शन हर महीने बढ़ रहे हैं, आपको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम सब बढ़ रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट में थोड़ा लीवे मिल रहा है गवर्नमेंट को, वो खर्चा पूरा का पूरा वो कैपेक्स पे करेगी। और इसके साथ पीएलआई में जो उन्होंने अप्रूवल्स दिए हैं वो फैक्ट्रीज भी शुरू हो गए हैं, तो पीएलआई ड्रिवन कैपेक्स भी शुरू होगा। और क्योंकि देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी एक 76% को पार कर चुकी है, हमारी 72 एवरेज है, तो ये बात बताती है कि बहुत से सेक्टर्स कंपनीज में एक शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट टू सेल 2-3 साल के बाद सामने दिख रही है। तो प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर इंप्लीमेंटेशन देखें तो प्राइवेट सेक्टर की बढ़त भी जबरदस्त दिख रही है। तो सेकंड मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट साइकिल के पीछे जो भी सेक्टर्स है, जैसे कैपिटल गुड्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, सीमेंट, स्टील, पीवीसी पाइप्स, पेंट, ये सब आपको इन्वेस्टमेंट साइकिल के अंदर डिपेंडेंट है। तो इन सब सेक्टर्स में इसको ब्रॉडली मैं इंडस्ट्रियल्स के अंदर कैटेगराइज करूंगा। ये मेरी सेकंड पिक होगी। थोड़ी एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम रखने की जरूरत है, क्योंकि ऑर्डर बुक को इंप्लीमेंट करने में 2-3 साल तो लगेंगे। मगर ये दोनों इंजन, एक कंजम्पशन का इंजन और एक डिस्क्रिशनरी अपना इन्वेस्टमेंट का इंजन को सपोर्ट करने वाली तीसरी स्टेट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि बैंक्स, एनबीएफसीज, इनको डिपॉजिट की ग्रोथ भयंकर आ रही है, उनका एनपीए का सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो गया है, तो कैपिटलाइजेशन भी एडिक्वेट है। एट द सेम टाइम जो भी रेट हाइक थोड़ा बहुत हो रहा है, वो उनको पूरा अपना लोन बुक में, सिवाय पर्सनल लोन और ऑटो लोन को छोड़कर, बाकी सब के आज लेंडिंग बुक बैंक्स के ऑलमोस्ट फ्लोटिंग रेट पे है। तो जो भी रेट हाइक आती है तो पूरे लोन बुक पर 60-70% पे वो अपना रेट हाइक को पास ऑन कर सकती है। मगर डिपॉजिट में जो बढ़त होती है रेट हाइक के कारण, वो खाली इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स पे होती है। तो बैंक्स के लिए एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन में वाइडन होते हुए देख रहा हूं। और क्रेडिट का डिमांड भी यू टर्न करके अब इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15% ईयर ऑन ईयर क्रेडिट की ग्रोथ होगी, अगले साल उससे भी बेहतर होगी। तो बैंक्स के लिए डिमांड फॉर मनी और मार्जिन एक्सपेंशन, ये दोनों बहुत एक सॉलिड सपोर्ट होगी बैंकिंग सिस्टम और एनबीएफसीज के लिए। और इसके साथ जैसे ही हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है ना, तो ऑटोमेटिकली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके लिए भी फ्लोस बेहतर बढ़ेंगे। तो ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये भी एक बहुत बढ़िया सेक्टर है। तो ये 3 सेक्टर मेरे लिए टॉप में आते हैं। टू रिपीट, इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन रिलेटेड, और तीसरी होगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये मेन सेक्टरल पिक्स हमारे लिए स्ट्रांग है ओवरवेट मार्केट के अंदर।